नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर एक आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से, लेकिन आप और हमारे लिए ये खबर काफ़ी अहम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा होंगे। कमर जावेद राहिल शरीफ की जगह लेंगे। आपको ये बता दें कि 29 नवंबर को राहिल शरीफ रिटायर हो रहे हैं। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग विंग के मुखिया रहे। इसके अलावा पाक सेना के 10 कोर के कमांडर हैं। नियंत्रण रेखा के नॉर्दर्न इलाके में फोर्स कमांडर की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। कमर जावेद बाजवा बतौर पाकिस्तानी आर्मी चीफ पहली पसंद नहीं थे। इसके अलावा राहिल शरीफ चाहते थे कि जुबैर हयात को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया जाए, मगर नवाज शरीफ चाहते थे कि सेना अध्यक्ष उसे बनाया जाए जो उनका खास भी हो और जिस पर सेना को भरोसा भी हो, और इसीलिए कमर जावेद के नाम पर नवाज शरीफ राजी हुए। कसवर क्लासरा हमारे संवाददाता सीधे पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कसवर, क्या हम नवाज शरीफ की ये पहली पसंद बाजवा को माने? देखिए अंसारी साहब, मैं आपको करेक्ट कर लूँ यहाँ पे। पाकिस्तान में जब भी कोई नया आर्मी चीफ अपॉइंट होता है तो उसका एक तरीकाकार होता है। तो उसमें जो आउटगोइंग जो जनरल होते हैं वो 2-3 नाम फॉरवर्ड करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आगे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो उनमें से कुछ चॉइस कर लें। तो इस दफा थोड़ा सा उस तरीकाकार से हट के ये तैनाती हुई है। और मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जनरल राहिल शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कमर बाजवा, जो कि इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल हैं हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग के एंड डेवलपमेंट के, तो उनको आप अपॉइंट करें। तो ये पहले से ही अगर आपको याद होगा तो 5 दिन पहले इंडिया टुडे पे हमने ये खबर, एक आप उसको ब्रेक तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने उनको एक्सपेक्ट किया था कि ये होने जा रहे हैं और ऐसा ही हुआ। तो जो बाकी होगी नहीं, तो इसका मतलब ये कसवर, आप ये बताइए, दो बातें आप हमें यहाँ पर साफ कीजिए। पहली ये कि ये तय था और नवाज शरीफ और राहिल शरीफ दोनों की पसंद बाजवा हैं, और दूसरी बात ये कि हमारे देश पर, भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर बाजवा का क्या असर होगा? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है अंसारी साहब आपने। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वाकई ऐसा ही था। जनरल राहिल शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ दोनों की ये अव्वलीन पसंद थे और इनके अपॉइंटमेंट मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपने ये कहा कि इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं, इन्होंने कश्मीर में सर्व किया और देन मेरे जो सोर्सेस कह रहे हैं कश्मीर में सर्व किया इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पाकिस्तान की जो फोर्सेज जो अगले मोर्चे होते हैं उनको लीड करना एज ए जनरल, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे सोर्सेज यही कह रहे हैं कि इन्होंने लाइन कश्मीर में भी सर्व किया और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो अगले मोर्चे हैं उनकी कमांड भी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली जो राहिल शरीफ साहब की पॉलिसी है, एक तो वो कंटिन्यू रहेगी, दूसरा ये है कि इनका अपना भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। नॉर्दर्न एरियाज में इन्होंने सर्व किया और उसके बाद कश्मीर में, देन इंडिया के हवाले से जो भी पॉलिसी होगी। तो आपने इम्पोर्टेंट हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कसवर। हम चाहेंगे कि कुछ देर आप और हमारे साथ रहें, हम और कुछ बातें आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने आज तक के दर्शकों को ये बता दें एक बार फिर से कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा अब नए आर्मी चीफ होंगे। कमर जावेद राहिल शरीफ की जगह लेंगे जो कि 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। बाजवा पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग विंग के मुखिया रहे हैं। पाक सेना की 10th कोर के कमांडर रहे हैं। नियंत्रण रेखा के नॉर्दर्न इलाके में फोर्स कमांडर की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। और जैसा कि कसवर ने अभी बताया कि ये नवाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ राहिल शरीफ दोनों की पसंद भी रहे हैं। और क्या असर पड़ेगा हमारे और पाकिस्तान, हमारे भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर नए पाकिस्तान के चीफ के आने का, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लगातार जो आतंकवादी घुसपैठ हो रही हैं, हमारे सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, ये सब राहिल शरीफ जो हैं वो अपने एक्सटेंशन के लिए चाहते थे कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करके। गौरव सावंत हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव,
हम समझना यही चाहेंगे, कसवर ये कह रहे हैं गौरव कि नवाज शरीफ और राहिल शरीफ दोनों की पसंद बाजवा है, तो मतलब यह हुआ कि राहिल शरीफ की जो नीति थी भारत के लिए, वो नीति अब बाजवा भी आगे बढ़ाएंगे और हम कुछ बेहतरी की उम्मीद नहीं करें। गौरव, सईद, आपका आकलन बिल्कुल सही है। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे रहील शरीफ हो, जनरल रामदेव होते, जनरल हयात होते या फिर जनरल बाजवा हो, ये एक नागनाथ और एक सांपनाथ वाली स्थिति है। भारत के प्रति सभी का रवैया लगभग वही है। लेकिन अगर जनरल बाजवा की बात करें तो जब वो फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज थे, यानी जब वो कश्मीर घाटी में तैनात थे नियंत्रण रेखा पर एक मेजर जनरल के तौर पर, तब उनका एक ऐसा बयान आया था कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा आंतरिक आतंकवाद है। अब सेनाध्यक्ष बनने के बाद क्या वो यही मानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा आंतरिक आतंकवाद है? ये रहेगा एक बड़ा सवाल। लेकिन सईद, इस समय पाकिस्तान तनाव में है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में भी नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे। अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के प्रति खासा कड़ा रहने की उम्मीद है, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने 2 प्रहार किए हैं जबरदस्त, एक सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद पिछले हफ्ते जो आर्टिलरी का फायर असॉल्ट था, मोटर्स का फायर असॉल्ट था पाकिस्तान की पूरी नियंत्रण रेखा पर, इससे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान एक देश के तौर पर हिल गया है। पाकिस्तान की संसद में यह मसला कल उठाया गया, जहां उन्होंने कहा कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं। आखिर पाकिस्तानी सेना कर क्या रही है? तो इस समय पाकिस्तान भी भारत के इस कड़े रवैये से थोड़ा सा सकपका गया है। ऐसे में इनका क्या रुख होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। सही तो क्या, बिल्कुल गौरव, आपने काफी अच्छा यहां पर विश्लेषण किया है। लेकिन गौरव, ये बताइए, कोई भी हो, चाहे वो राहिल शरीफ हो, चाहे बाजवा हो या कोई और जनरल हो पाकिस्तान का, हमें सतर्क रहना है, हमें अलर्ट रहना है, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना है। गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे बाजवा हो, और अब तो खैर लेफ्टिनेंट जनरल कमर बाजवा नए सेनाध्यक्ष के तौर पर घोषित कर दिया गया है उनका नाम। भारत को लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता में कोई भी रहे, भारत के प्रति उनका रवैया 1947 से लेकर आज तक हमेशा द्वेषपूर्ण रहा है, ईर्ष्यापूर्ण रहा है और लगातार उन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया है। चाहे वो 1993 के मुंबई में बम धमाके रहे हो या फिर अभी उरी का आतंकी हमला रहा हो, पाकिस्तान की उस नीति में किसी सेनाध्यक्ष के आने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गौरव, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता गौरव सावंत जानकारी दे रहे थे। पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ मिल गया है, लेकिन ये आर्मी चीफ बाजवा, राहिल शरीफ और नवाज शरीफ दोनों की पसंद है, तो हमें सतर्क, होशियार रहना ही होगा। रुख अगली खबर का। शनिवार और रविवार को, यानी कि आज और कल बैंक की छुट्टी है। 2 दिन तक एटीएम से कैश निकालने का इकलौता सहारा आप और हमारे पास है। लेकिन राजधानी दिल्ली के ज्यादातर एटीएम्स खराब हैं। जो खराब नहीं है उनमें पैसा नहीं है, जिनमें पैसा है उनमें लाइन इतनी लंबी है कि पैसा निकालना मुश्किल हो रहा है। तो नोटबंदी के बाद मचे हाहाकार की हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एटीएम बिगड़े पड़े हैं। जो एटीएम चल रहे हैं उनमें पैसा नहीं है, जिनमें पैसा है उनमें इतनी लंबी लाइन है कि लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। और घंटों इंतजार के बाद जब नंबर आता है तो पैसे खत्म हो जाते हैं। ऊपर से 2 दिनों के लिए बैंकों का बंद होना, परेशानी ही परेशानी। आज बैंक बंद है और ऐसे में क्या एटीएम में कैश उपलब्ध है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और इसी बात का रियलिटी चेक करने के लिए हम सिटी बैंक के इस एटीएम में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हालात जो है वो बहुत सामान्य नजर आ रहे हैं क्योंकि एटीएम में रुपए हैं ही नहीं। कितनी तारीख को कैश आया था? यहाँ पर 7 तारीख को कैश आया, उसके बाद कोई कैश नहीं आया सर, खाली पड़ा है। जब से लोग नाराज होते हैं आपसे? कई कस्टमर टॉर्चर करते हैं, परेशान करके भी जाते हैं क्योंकि उन पे क्या मुसीबत बीत रही है वो समझ रहे हैं। दिल्ली के पॉश राजौरी गार्डन में सिटी बैंक का एटीएम 18 दिन से खाली है। तो यस बैंक का खाली एटीएम भी लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है।
और देश के सबसे बड़े बैंक SBI का एटीएम तो खुला ही नहीं। पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी ताले में कैद है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के बाहर हमें लाइन जरूर मिली, लेकिन कैश यहाँ भी नहीं है। एटीएम में कैश है या नहीं, इस बात का रियलिटी चेक करने हम निकले हैं राजौरी गार्डन के और तमाम बैंक का हाल आपको बताते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम, जिसकी शटर पहले से ही गिरी हुई है। लोग यहाँ पर बार बार शिकायत कर रहे हैं कि वो कई ऐसे एटीएम घूमकर आ चुके हैं जहाँ पर उन्हें कैश ही नहीं मिल रहा है। और अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह है पंजाब नेशनल बैंक की। आज शनिवार है, बैंक बंद है, लेकिन एटीएम जो है वहाँ पर भी ताला जड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में लोगों की जो मुसीबत है वो इस बात को लेकर है कि उन्हें हर एक एटीएम से दूसरे एटीएम की तरफ दौड़ लगानी पड़ रही है कि किसी एटीएम में तो उन्हें कैश मिल जाए। ये शख्स जो है, ये देख सकते हैं आप, जो भी एटीएम के सामने से गुजर रहा है वो एक बार रुक जरूर रहा है। और ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर जो एटीएम है, यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मयूर विहार में आज सुबह सभी एटीएम खुद कंगाल मिले। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी लोगों को पूरी तरीके से कैश नहीं मिल पा रहा है एटीएम में, क्योंकि आज बैंक बंद है तो जाहिर सी बात है लोग पहुंच रहे थे कैश निकालने के लिए। लेकिन मयूर विहार फेज 1 में हम एटीएम के बाहर मौजूद हैं और ये तमाम लोग जो सुबह से यहाँ पहुंचे हैं। क्या बता रहा है मशीन में भी? कुछ नहीं बताया जी, कैश नहीं है बिल्कुल भी इसमें अभी भी। पांडव नगर के SBI के एक एटीएम में कैश निकल जरूर रहा है, लेकिन वहां भी कतार और वक्त की जंग चलती रहती है। मैं महाराष्ट्र का गार्ड हूँ, इसमें 8 एटीएम है, लेकिन एक एटीएम में पैसा सिर्फ आता, बाद बाकी पैसे नहीं आता और 1 घंटा से 2 घंटा चलता है, साफ हो जाता है। अब बिन कैश 2 दिन काटने की मजबूरी के साथ दिल्ली वालों को डर है सोमवार सुबह से बैंक और एटीएम के बाहर लगने वाली लंबी लंबी कतारों का। रवीश पाल सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी ही नहीं, कमोबेश यही हाल हर जगह है। एटीएम की बेवफाई से 2 दिन तक देश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। देश के कुछ और दूसरे बड़े शहरों का हाल भी आप देखिए। अहमदाबाद से इलाहाबाद तक 18 दिन से हाहाकार मचा हुआ है। आज और कल बैंक बंद है। बैंक बंद है तो एटीएम का सहारा लगता है, मगर एटीएम में पैसा ही नहीं है। बैंक वीकेंड की छुट्टी पर है तो एटीएम भी रूठ गए हैं। जिनके सहारे 2 दिन काटने हैं वो एटीएम भी इस मुश्किल दौर में बेवफाई कर रहे हैं। कारोबार के लिए मशहूर देश का सबसे अहम शहर गुजरात के अहमदाबाद में भी लोग पैसे को तरस रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर एटीएम खाली है। कई एटीएम तो ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया पर आज छुट्टी के चलते बैंक तो बंद है। यहाँ पे ना पैसे निकालने वालों की कतार है, ना ही पैसे जमा करने वालों की। लोगों को उम्मीद थी कि आज एटीएम चलेंगे, हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एटीएम है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बताइए, आखिरी एटीएम कब शुरू हुआ था? पहले 22 तारीख को डाल के गए, इसके आगे डाल के गए 18 तारीख को, 16 तारीख को डाल के गए थे। अभी 22 तारीख के बाद कैश ही नहीं आई है। कैश नहीं आई 22 तारीख। पश्चिम के कारोबारी शहर अहमदाबाद में एटीएम रुला रहे हैं तो पूरब के सबसे बड़े मेट्रो सिटी कोलकाता में भी यही हाल है। कोलकाता का सबसे व्यस्त इलाका है एस्प्लेनेड क्रॉसिंग। यहाँ तकरीबन हर बैंक के एटीएम है, लेकिन सबके सब खाली। हम लोग इस वक्त कोलकाता के बीचों बीच एस्प्लेनेड मोड़ में है। आपको दिखा दें, यहाँ पे एक एटीएम दिख रहा है जहाँ पे एटीएम के बाहर लगा दिया गया है नोटिस नो कैश। और यही हालात बहुत सारे ऐसे एटीएम को आपको दिखने को मिलेगा पूरे कोलकाता शहर में, क्योंकि कैश का इतना डिमांड है। जब भी एटीएम में पैसा भरा जा रहा है, कुछ ही घंटों में एटीएम में पैसा खत्म हो रहा है और ज्यादातर एटीएम इस तरह का हालात देखने को मिल रहा है। नहीं गया है कैश, और कैश की जो सप्लाई है वो भी ठीक से इस वक्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक से भी पैसा ज्यादातर एटीएम के पास नहीं पहुंचा है। तो यही किल्लत है। और अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा शहर लखनऊ। नवाबों के शहर लखनऊ में शनिवार की सुबह उसी मारामारी से शुरू हुई जिससे पूरा देश जूझ रहा है। लखनऊ के अहम इलाकों में एटीएम ठप पड़े हैं। इक्का दुक्का जगह कैश निकल भी रहा है तो चंद घंटों में साफ हो जाता है। इस वक्त HDFC बैंक के बाहर है। इस बैंक में पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन अचानक से इस बैंक का नेटवर्क बंद हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं इस वक्त जो पैसे लेकर के निकले थे। ये बताइए, ठीक काम कर रहा था? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कर रहा था। बस एक प्रॉब्लम हुई कि 2000 रुपए सिर्फ निकले हैं, 500 रुपए नहीं निकले। 2500 की लिमिट है, वो नहीं निकले। 100 के नोट नहीं मिल रहे थे।
नहीं, अब 100 का होता या 500 का होता, हमको तो 2,500 की लिमिट, 2,500 रुपए की जरूरत थी, तो 2,000 रुपए मिले। 100 के मिले 200 के? नहीं, 2000 के। 2000 का एक नोट मिला, तो वो 2000 हो गई फिगर। आराम से निकल गया या लंबी लाइन? नहीं, इजी गोइंग निकल गया। एक सिंगल आदमी नहीं था यहाँ पे। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बिन कैश ये 2 दिन कैसे कटेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सरकार के नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया है, लेकिन लोगों को हो रही परेशानी पर मोदी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया। नीतीश ने नोटबंदी के समर्थन के बाद राजनीतिक गलियारे में अटकलों पर भी विराम लगाया। मतलब सियासी खिचड़ी पकने की बात को सिरे से नीतीश ने खारिज कर दिया। 2 नंबर का धंधा हम इसलिए इसके हिमायत किए, जान लीजिए, लागू करने में कठिनाई है, लोगों को तकलीफ हो रही है। हम बार बार कहते हैं कि और तैयारी करके काम करना चाहिए था, नंबर 1। और नंबर 2, आज भी लोगों की कठिनाई कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है नोटबंदी का, तरह तरह का धंधा है, 2 नंबर का धंधा है। ऐसा धंधा में लोग पैसा बना बना करके जमा किए हुए थे। नोटबंदी हो जाएगा तो चाहे तो उसको बैंक में जमा करेंगे लोग किसी न किसी के बहाने, और समूचा तो जमा हो नहीं पाए। अब अगर नोटबंदी का समर्थन कर दिया तो बहुत लोग राजनीतिक अर्थ निकालते रहिए, निकालिए जो निकालने का मन हो, हम किसी को रोके हुए तो है नहीं। देखो हमको मिलवा दिया अमित शाह से, जानते हैं कि नहीं? हम देखिए अखबार, हम तो समझे कि सोशल मीडिया में खाली झूठ का धंधा चलता है, प्रिंट मीडिया में भी चलने लगा। नोटबंदी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोले हुए समाजवादी पार्टी पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज एक बार फिर से हमला किया। मायावती ने राज्य में बीजेपी और बीएसपी के बीच अंदरखाने मिलीभगत करने की बात को इनकार करते हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया। सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव व इनके बेटे बबुआ की भी बीजेपी से अपनी अंदरूनी मिली भगत होने की वजह से तो ये लोग खुलकर बीजेपी की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली का विरोध नहीं कर पा रहे। नोटबंदी का जो अधकच्चा परिपक्व फैसला लिया है, तो इनका ये फैसला पूरे तौर से 100% अपने राजनीतिक स्वार्थ में ही लिया गया आका जा रहा है, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी व त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली में आज चीफ जस्टिस ठाकुर और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद में तनातनी साफ दिखाई दी। रविशंकर प्रसाद मुख्य न्यायाधीश के सरकार पर किए गए हमले से तमतमा गए। कैट के समारोह में दोनों शामिल थे। रिपोर्ट हमारी ये, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे जजों की नियुक्ति पर जुबानी जंग देखने को आज मिली है। The filling up of the vacancies themselves is becoming a problem. I have to say no questions. वैसे तो जजों के खाली पदों को भरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने सार्वजनिक मंच से कई बार मोदी सरकार को घेरा है, लेकिन आज तलखी भी अलग थी और चेहरे पर उभरे भाव भी। मौका था केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के अखिल भारतीय सम्मेलन का, लेकिन यहां मुख्य न्यायाधीश ने जजों के खाली पदों का मामला उठा दिया और नियुक्ति में हो रही देरी पर सरकार पर तीखा प्रहार किया। कहा आज भी हाईकोर्ट में 500 जजों के पद खाली हैं। The filling up of the vacancies themselves is becoming a problem. I have been heard from various public platforms speaking about the vacancy position in judiciary. You all know, you must have read in the papers, there are around 500 vacancies in the high courts today. 500 high court judges should be working today. They are not working. इसी सम्मेलन में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। उनके बाहर आते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। जवाब जो मिला वो उसे पलटवार से कम नहीं कहा जा सकता। उनके शब्द और हाव भाव पर ध्यान दीजिए।
आप उधर हो। I have to say no questions. सर इतनी सारी अपॉइंटमेंट भी फिर भी नाराज हैं हमारे। We have got the highest regard for the Chief Justice of India, but we respectfully disagree with him. This year we have made 120 appointment. The second highest of 121 is of 2013. Since 1990 there has only been 80 appointments. 5,000 vacancies are there in the lower judiciary, in which the government of India has no role to play. That is something only for the judiciary to take. As far as infrastructure is concerned, that is a continuous process. दरअसल सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर खींचतान लगातार जारी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कॉलेजियम ने हाईकोर्ट जजों के पद के लिए 77 नामों की सिफारिश भेजी। सरकार ने 34 नाम पर सहमति दर्ज कर 43 नाम कॉलेजियम को वापस भेज दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दोबारा उन्हीं नामों की सिफारिश कर सरकार के फैसले को सीधी चुनौती दे दी। इसके बाद सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि लौटाए गए लोगों के खिलाफ विपरीत खुफिया रिपोर्ट होने की वजह से सरकार ने उनके नामों को कॉलेजियम को वापस लौटाया है। इससे पहले भी मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सरकार को जजों के खाली पदों को भरने की बात कही थी। अब डर है कि कहीं ताजा विवाद नाक की लड़ाई न बन जाए। अनुषा सोनी और अनिंदो बनर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। यह खबर जम्मू कश्मीर से है। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने अचानक सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला कर दिया। घात लगाकर किए गए इस हमले में बीएसएफ के जवान हमारे घायल हुए हैं। हालांकि दोनों जवान खतरे से बाहर हैं, लेकिन घेराबंदी इन आतंकवादियों की कर ली गई है। आतंकियों के घात लगाकर हमले के बाद सेना और बीएसएफ जवानों का काफिला थम गया। जवानों ने पोजीशन ले ली और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। यह इलाका जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पड़ता है। सुबह जब सेना और बीएसएफ के ज्वाइंट पेट्रोलिंग टीम इलाके में गश्त पर थी, तो हंदवाड़ा के पूरा गांव के पास काफिले पर अचानक तीन तरफ से गोली चलनी शुरू हो गई। आतंकियों का निशाना सुरक्षा बलों का काफिला था। अचानक हुए इस हमले में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी हमला शुरू किया, लेकिन तब तक आतंकी पास के जंगल में गुम हो गए। 26/11 आतंकी हमले की बरसी और नियंत्रण रेखा से लगातार बड़े घुसपैठ के बाद जम्मू कश्मीर के भीतर सुरक्षा बल, सेना और पुलिस हाई अलर्ट पर पहले सी है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 दिन के दौरान कम से कम 4 आतंकी हमले घाटी के बीच हुए। आज भी कुपवाड़ा श्रीनगर हाईवे पर सेना के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे सुरक्षा बलों ने और चौकस सेना के जवानों ने विफल तो कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर में अभी भी जिस अंदाज से पिछले 1.5 महीने के दौरान घुसपैठ बढ़ी है, उस बीच अभी भी किसी भी बड़े आतंकी हमले का खदशा बना हुआ है। हंदवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों पर पिछले 36 घंटों के भीतर किया गया ये दूसरा हमला है। गुरुवार को हंदवाड़ा पुलिस थाने पर भी गोलीबारी की थी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। जवानों की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी वहां से भाग निकले थे। यानी आतंकी अचानक हमला कर सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की रणनीति के तहत हमले को अंजाम दे रहे हैं। अब सुरक्षा बलों को शक है कि दोनों हमलों में आतंकियों की एक ही टोली का हाथ है। अशरफ वानी, हंदवाड़ा, आज तक।